देखो, वी आर स्टार्ट विद द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और अभी तक हमने पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल आज खत्म करेंगे और वहां से ही आगे दौड़ाने की गाड़ी आगे दौड़ाने की कोशिश करेंगे। वो है अगले टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, वो है इंडियन रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे। ओके, सो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, वहां से ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, सोशियो कल्चरल पॉलिसी, मॉडर्न एजुकेशन देख लिया था अभी तक, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, प्रेस के साथ साथ सिविल सर्विसेज, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अंदर 3-4 पॉलिसीज, उसके इम्प्लीकेशंस एंड हाउ इट अफेक्टेड द इंडियन फार्मर्स। इसके साथ साथ ब्रिटिश रूल के अंदर ही जो आर्थिक नीति थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो देख ली थी एंड हाउ इट अफेक्टेड द इंडियन पीपल। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पीजेंट्री को एम्पावरिश, स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑल दिस थिंग, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, इंडियन बुर्जुआ, सबका राइज होना। साथों साथ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ वो भी देखा हमने, एंड स्टेग्नेशन, एम्पावरिशमेंट वो किस तरह से हुआ, इमर्जेंस ऑफ ओल्ड जमींदार्स, न्यू जमींदार्स, कमर्शियलाइजेशन। ओके, ऑल दिस एस्पेक्ट वी हैव ऑलरेडी सीन। एंड मॉडर्न इंडस्ट्री, इंडियन बुर्जुआ का कैसे ग्रोथ होना, उसके बाद फमाइन और पॉवर्टी की तरफ कैसे चले जाना। साथों साथ इकोनॉमिक ड्रेन किस तरह से होता है, हु आर द पर्संस हु आइडेंटिफाइड, कौन से लोगों ने इसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया है, इकोनॉमिक ड्रेन कैसे हुआ है वो भी देखने की कोशिश की। बैकग्राउंड के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, भारत के अंदर उपनिवेशवाद आया तो उपनिवेशवाद कैसे आया है। 3 फेजेस के अंदर आता है, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल फेज के अंदर। द पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल वाज आर पालमे दत्त करके हिस्टोरियन है, याद रखना इनका नाम। मैच द फॉलोइंग के अंदर कभी कभी पूछते रहते हैं ये। आरसी दत्त एंड आरपी दत्त के अंदर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। आरसी दत्त वाज द पर्सन हु रोट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आरपी दत्त वाज द पर्सन हु आइडेंटिफाइड द स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। ओके, तो दोनों है किस तरह से इंडस्ट्रियल फेज के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम चेंज किया जाता है। साथों साथ फाइनेंशियल फेज के अंदर जाते जाते पूरी की पूरी जो पॉलिसी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो भी चेंज हो जाएगी। ओके, वहां से ही हम लोग ने बाद वाले टॉपिक के अंदर देखा था, वो था ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स। 1773 से लेके पूरे के पूरे 1856-57 तक आते आते जितने भी गवर्नर जनरल्स है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट देखा। हेस्टिंग्स के बाद हमने कॉर्नवालिस के अंदर खास याद रखेगा कि आपके चुलबुल पांडे और आपके दरोगा मगनीराम दोनों इनके आभारी हैं। एंड उसके बाद जॉन शोर आते हैं। जॉन शोर के बाद वेलेस्ली आएंगे। वेलेस्ली के साथ एक सिस्टम थी सब्सिडरी अलायंस, मेन, याद रखिएगा। इसके साथ साथ फिर जॉर्ज वेलो फिर आएंगे। कॉर्नवालिस, वेलेस्ली के बाद फिर से कॉर्नवालिस का सेकेंड टर्म आएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद वो गुजर जाते हैं तो आपके जॉर्ज वेलो आते हैं। जॉर्ज वेलो के बाद उसके बाद लॉर्ड मिंटो आएंगे। लॉर्ड मिंटो के दौरान ही चार्टर एक्ट ऑफ 1830 पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसके बाद ये आपके वॉरेन हेस्टिंग्स से अलग है जेंटलमैन, और इनका मेन था कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर दिया था ब्रिटेन के अंदर। मराठास, गुरखा, पिंडारी, ये 3 पूरे की पूरी कम्युनिटीज थी, उसको अच्छी तरह से सप्रेस किया इन्होंने। मराठास, गुरखास के साथ एक ट्रीटी की थी जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सगौली। सगौली की संधि याद रखेगा किसने किया। उसके बाद लॉर्ड आर्महेस्ट ने बर्मा के ऊपर युद्ध किया था और एक संधि की थी जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ यान्दाबू। एंड उसके बाद विलियम बेंटिक के अंदर सोशल रिफॉर्म्स, मेन तो याद रखेगा कि यहाँ पे इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के अंदर बहुत काम किया है। एक तो ठगी को सप्रेस किया, इन्फेंटिसाइड, और आपकी सती प्रथा को भी अबॉलिश करते हैं। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड को आप याद रखना है तो अफगानिस्तान के तौर के ऊपर याद रखेगा कि AA, ऑकलैंड, अफगानिस्तान, दोनों के दोनों ए भाई भाई। उसके बाद लॉर्ड एरनबेरो आते हैं। लॉर्ड एरनबेरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग फॉट दी फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर। एंड देन उसके बाद एक जेंटलमैन आएंगे जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, और उनके बारे में हमने देखा था कि भारत के अंदर जो आधुनिकता की जो शुरुआत की थी, रेलवे, टेलीग्राफ, एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी डेवलपमेंट किया है वो सब लॉर्ड डलहौजी की काल से ही शुरू होता है। इसके लिए उसको बोला जाता है ही इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, तो 10 मार्क्स के अंदर यूपीएससी ने 2013 के अंदर प्रश्न पूछ दिया था, वहां से हम लोग सिस्टम आगे दौड़ाने की कोशिश करते हैं। देखो, अब तक वी हैव सीन इज द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अभी तक जो हमने देखा है वो है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया देखा हुआ है। वहां से ही हम लोग अब जो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ जाएंगे। देखो कि अप टिल नाउ वी हैव सीन द एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो भी हो रहा था वो ब्रिटिशर्स के कारण हो रहा था। तो जब इतने सारे परिवर्तन भारत के समाज के अंदर लाने की कोशिश की गई, इतनी सारी चीजें जो बदलने की कोशिश की गई, इसके कारण भारत के अंदर बहुत सारे लोगों को लगा कि हमको जवाब देना चाहिए। ओके, सो आपके जो लगान के जो कमेंटेटर थे वो बोलते हैं कि जवाब देना पड़ेगा। सो यू नो दिस इज द इंडियन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश रूल। एसेंशियली इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल है, उसे इंडियन रिस्पॉन्स बोला जाता है। बोले जवाब दिया जाएगा
ओके, केक कटेगा, सबके अंदर बटेगा, तो इनको भी खिलाया जाएगा, ठीक है, अंग्रेजों को भी। सो इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल की बात होती है। जनरली इंडियन रिस्पॉन्स को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो इंडियन रिस्पॉन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 फेजेस। एक तो आपका ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स होगा, जो आप नॉर्मली रिस्पॉन्स कर देते हो, किसी को भी आपको कुछ बोलना हो, करना हो। एंड द सेकेंड वन इज द मॉडर्न रिस्पॉन्स। ओके, तो आप आधुनिकता का सहारा लेके आधुनिक विचारधारा के साथ जवाब देने की कोशिश करोगे। सो लगान वॉज अ मॉडर्न रिस्पॉन्स। वी कैन से कि हमने उनको क्रिकेट में हराया, रेदर देन हम उनको और कोई आर्चरी कोई कंपटीशन में हरा देते तो आपका ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स रहता। ओके, जनरली ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स को भी अगर आपको क्लासीफाई करना हो तो 3-4 फेजेस के अंदर उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज द सिविलियन रिवॉल्ट। तो आपके आम आदमी, आमिर खान जैसे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, ठीक है, धोखा हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा, इनको लगता है। सेकेंड वन वॉज द पीजेंट रिवॉल्ट। ओके, बोले इनकी जमीन छीन ली है तो इनको लगेगा कि हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ विद्रॉ कर देना चाहिए। एंड देयर वर आल्सो सम काइंड ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट। छोटी छोटी जो ट्राइब्स थी उनके साथ ब्रिटिशर्स ने थोड़ी बहुत माथापच्ची कर दी थी, तो इन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया था। ओके, अभी रिवॉल्ट के अंदर अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न अगर आप उसको क्लासिफाई कर दोगे तो क्लासिफिकेशन 3-4 एस्पेक्ट के साथ होगा। पहला तो होता है व्हाट वाज द नेचर ऑफ द रिवॉल्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि नेचर इनका ट्रेडिशनल होता था। ट्रेडिशनल क्यों होता था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी, बट ट्रेडिशनल होता था, बहुत ही आधुनिक विचारधारा या ऐसा कुछ उनका बेस नहीं हुआ करता। सेकेंडली, कभी कभी प्रश्न आता है कि इनके लीडर्स कौन हुआ करते। जैसे मुंडा रिबेलियन था तो उसका लीडर कौन हुआ करता था, हो रिबेलियन था तो उसका लीडर कौन था, असम के अंदर किसी का कुछ हो गया तो कोई 4-5 लीडर्स हो गए, ज्यादा तो नहीं हो गए, उनके नाम आपको थोड़े बहुत रटने पड़ेंगे। थर्ड वन इज द एरिया, टू विच एरिया दे वर कन्फाइंड। कोई रिवॉल्ट हुए थे, दे वर एक्सक्लूसिव टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, खाली पूर्व विस्तार तक सीमित थे। कोई आपके रिवॉल्ट ऐसे हुए थे, दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू द वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट एंड दी साउदर्न पार्ट। साथों साथ कभी कभी क्रोनोलॉजी, पर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे क्योंकि इतना डिटेल के अंदर यूपीएससी नहीं जाएगी कि 1784 के अंदर फला टाइम के अंदर ये जेंटलमैन थे और ये एरिया था। उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। जीपीएससी होता तो शायद आ सकता है, बट यूपीएससी के अंदर जनरली ये क्रोनोलॉजी बेस्ड नहीं जाएगा। एंड फाइनली, इसका सोशल बेस कैसा था। सोशल बेस के अंदर आपको ये जानने की कोशिश करनी होगी कि सम रिवॉल्ट वर लेड बाय सिविलियंस, तो वहां पे कॉमन आदमी उसका बेस बनेगा। सम रिवॉल्ट्स वर लेड बाय द पीजेंट्स, तो वहां पे जितने भी फार्मर कम्युनिटी, आपकी जो खेती करने वाली जो प्रजा होगी, वो उसका आधार लेके क्रांति करेगी, मतलब कुछ ना कुछ रिवॉल्ट करने की कोशिश करेगी। एंड देयर वर सम रिवॉल्ट्स व्हिच वर वेरी ट्राइबल। तो इनके बेसिस आपको इनके नाम के ऊपर से ही पता चल जाएंगे कि इनका सोशल बेस कैसा होगा। एंड फाइनली, ब्रिटिश एटीट्यूड इसके खिलाफ कैसा था। ब्रिटिश एटीट्यूड तो एक ही होता है जनरली, जो भी कोई रिवॉल्ट करेगा उसको सप्रेस कर देना। सिंपल एस्पेक्ट है कि अगर आपको मेंस के अंदर भी प्रश्न पड़ गया कि शॉर्ट नोट ऑन दी डिफरेंट काइंड ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये आपकी ग्रेवी बन जाएगी। नेचर, लीडरशिप, एरिया, क्रोनोलॉजी, सोशल बेस एंड ब्रिटिश एटीट्यूड। ये 5 पॉइंट के इर्द गिर्द एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव करोगे तो 12.5 नंबर में आप प्रश्न लिख पाओगे, ऐसी मैं आशा रखूंगा। ओके, जनरली इसके बाहर आप वेंचर नहीं करोगे तो भी एग्जामिनर के जो ऑब्जेक्टिव होगे उसको सेटिस्फाई करने की आप पूरी शक्यता हो जाएगी। ओके, सो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स किस तरह से होता है वो हमने देखा ब्रिटिश रूल के दौरान। साथ ही साथ ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स का एक दूसरा एस्पेक्ट था, वो था 1857 का रिवॉल्ट। क्यों इसको एक ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स बोला जाता है या ट्रेडिशनल रिवॉल्ट बोलता है, वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज के क्लास के अंदर, जब हम लोग 1857 के रिवॉल्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, सो अब होगी आर पार की लड़ाई। मंगल पांडे जब बोलते हैं तो उसके पीछे क्या कारण थे वो भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। एक तो मैंने आपको बताया जो इंडियन रिस्पॉन्स है वो है ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स। मॉडर्न रिस्पॉन्स भी आता है यहाँ से, जब ब्रिटिश रूल ज्यादा कुछ यहाँ पे दरकिनार करने की कोशिश करेगा, बहुत और परेशान करेगा हमारे लोगों को, देन आवर पीपल स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग इन अ मॉडर्न वे, और वहां से ही आपका मॉडर्न रिस्पॉन्स आएगा। दिस मॉडर्न रिस्पॉन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। आपके यहाँ पे सामाजिक और धार्मिक जो धर्म सुधारणा आंदोलन हुए उसको आधुनिक जवाब के तौर पे ही बोला जाता है। ब्रिटिशर्स ने हमको सिखाया और हमने उसी का ही सहारा लेके हमारे समाज के अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश की है। सेकेंडली, यहाँ पे ही पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आपको मॉडर्न रिस्पॉन्स का देखने को मिलेगा। इन पॉलिटिकल एस्पेक्ट विल बी विटनेसिंग कि यहाँ पे किस तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत होती है,
तीन चार छोटे छोटे चिंटू पिंटू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे। 1830 1840 से ही शुरुआत हो जाएगी। एंड बाय 1880s वी हैव अ लार्जर अम्ब्रेला इन द नेम ऑफ कांग्रेस। तो ये कांग्रेस किस तरह से बनता है, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी कैसे बनाया जाता है वो भी देखेंगे। साथों साथ इकोनॉमिक क्रिटिक या इकोनॉमिक एस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश रूल ये हम ऑलरेडी अभी तक कर चुके हैं। सो जो हमने इकोनॉमिक क्रिटिक जो पढ़ा था वो मॉडर्न रिस्पॉन्स के ही भाग रूप में पढ़ा था। तो जो ब्रिटिश रूल आया यहाँ पे, उसने यहाँ पे शासन किया, और इसी के शासन के चक्कर में जब हमारे सारे बहुत सारे एनलाइटन लोग थे, उन्होंने ये चीज पढ़ी और पढ़ने के बाद ऐसी 3-4 किताबें लिख दी, और हम लोग को थोड़ा 200 साल के बाद भी उसको पढ़ने के लिए जिम्मेदारी खड़ी कर दी। ओके, सो इकोनॉमिक क्रिटिक इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न रिस्पॉन्स। ये आधुनिक जवाब ही है कि जब हमारे लोग सिविलाइज हो गए थे, और सिविलाइज होने के नाते हमने कुछ लिखा, और लिखने के बाद हमको पॉलिटिकल वे के अंदर ज्यादा सक्षम हो गए। साथों साथ जब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न रिस्पॉन्स के अंदर, और मैंने आपको बताया पॉलिटिकल एस्पेक्ट, द पॉलिटिकल एस्पेक्ट इन इंडिया, जब मॉडर्निटी की बात करेंगे, जब हम लोग आधुनिक रूप में हम लोग जवाब देंगे यहाँ भारत के अंदर ब्रिटिश रूल के खिलाफ, तो जनरली यहाँ पे शुरुआत जो होगी वो है आपकी पॉलिटिकल एसोसिएशंस की शुरुआत हो जाएगी। ओके, और दूसरी साथ साथ पॉलिटिकल एसोसिएशन के साथ साथ 1885 से आते आते इंडियन नेशनल मूवमेंट की भी शुरुआत होगी। 1885 के अंदर आप सब लोग को पता ही होगा कि कांग्रेस की भी एस्टेब्लिशमेंट होती है, और उसके साथ ही इसका पूरा का पूरा लिंकअप है। ओके, सो फ्रॉम 1885 टिल 1947 दैट इज द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स। ओके, तो हिंदुस्तान टाइम्स का तबका ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा। साथों साथ रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस की भी शुरुआत इसके पहले हो जाएगी। उसके अंदर एक जेंटलमैन है एस.एन. बनर्जी, तो बोलते हैं कुछ करना पड़ेगा, इनका एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था इंडियन एसोसिएशन, उसकी भी ये शुरुआत करते हैं। ओके, सो किस तरह से पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर भी हमने देखा कि 2 ट्रेंड देखने को मिलते हैं। एक तो छोटे छोटे रीजनल एसोसिएशंस, वहां से ही आपकी शुरुआत हो जाएगी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। सो दिस इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट अम्ब्रेलाज। इंडियन नेशनल मूवमेंट की सबसे पहले शुरुआत होती है जब 1885 के अंदर करीबन 72 डेलीगेट्स एक जगह पे मिलते हैं, बोलते हैं आंदोलन शुरू हो चुका है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। आपके यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना होती है सबसे पहले 1885 ऑनवर्ड्स। कांग्रेस की जब स्थापना होगी तो कांग्रेस की जो विचारधारा होगी, जो प्री गांधीयन फेज के अंदर बोला जाता है, जब गांधी नहीं होते हैं तब, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। वन इज द मॉडरेट्स, यहाँ पे आपके जो नरम दर के लोग हैं, बोले ये थोड़ी थोड़ी डिमांड करते रहते थे, बोले माई बाप हमको थोड़े राइट्स दे दो, माई बाप, ठीक है, हिज एक्सीलेंसी योर एक्सीलेंसी करके। ओके, इनके पास और कुछ नहीं था, ये खाली पिटीशन करते रहने वाले लोग थे, नरमपंथी बोलते हैं। दे बिलीव्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ डिमांडिंग राइट्स, तो संविधान के तहत ही इनकी जो औकात रहती थी, इसके बाद कहीं नहीं जाते थे। सेकेंड वर्ड दी एक्सट्रीमिस्ट, बोले हम कह के लेंगे तुम्हारी, बोले ठीक है तुम नहीं दोगे क्या, बोले हम कह के ले लेंगे। ओके, सो ये एक दूसरी विचारधारा थी जो गांधी के पहले पनप रही थी। मॉडरेट्स का फेज था 1885 से लेके 1905 तक, इनका फेज आते ही खत्म हो जाता है। 1905 में शुरुआत होती है, 1908 तक आते आते इनका भी सत्यानाश हो जाता है। बताया कि जितने भी लोग थे तो वो ब्रिटिशर्स आईपीसी सीआरपीसी का जो डंडा चलाते थे, तो अच्छे की सबकी आइडियोलॉजी चेंज कर दी। राजद्रोह तभी भी लगा करता था। देखो, देशद्रोह नाम की चीज नहीं है, इट्स नथिंग कॉल्ड एज लाइक नो देशद्रोह इन योर आईपीसी सीआरपीसी, जो है वो है राजद्रोह है। सो जो सेडिशन का लगता है वो राजद्रोह का बेस बना के रखता है। देशद्रोह नाम की चीज कहीं पे कायदे कानून में तो लिखी नहीं है। ओके, सिवाय के दरोगा मगनीराम को पता होगा ज्यादा कुछ डिटेल होगी तो। सो एक्सट्रीमिस्ट का जो थॉट था, जो गांधी के पहले होते हैं, तो ये बोलते हैं कि हम कह के लेंगे, आप नहीं दोगे। उसके बाद 1915 के आसपास एक जेंटलमैन आते हैं, बोले आई एम बैक, एंड आई एम बैक करने के बाद यहाँ पे अपना तिकड़म चलाएंगे। एंड फ्रॉम 1915 ऑनवर्ड्स ही जॉइन्स दिस नेशनल मूवमेंट। यहाँ 1-2 साल तक तो भारत भ्रमण करेंगे, आप यूपीएससी के बाद जब करोगे तब मसूरी जाके उसी तरह से ये भी भारत भ्रमण करते हैं। देन ही रियलाइजेस कि थोड़े छोटे छोटे आंदोलन के अंदर भाग लेंगे, और 1919 तक आते आते सक्रिय राजनीति में कूद पड़ेंगे। ओके, तो किस तरह से इनका भी डेवलपमेंट होता है वो भी देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट या रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा। कि रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट इसके लिए बोला जाता है क्योंकि ये टेरर फैलाना चाहते थे, एंड एक टेरर मतलब एक ऐसा भय का फीलिंग खड़ा किया था, इसके लिए इनको टेरर के साथ जोड़ा गया है। ओके, तो रिवॉल्यूशनरीज भी बोला जाता है। सो people like Bhagat Singh, though he gave up the path of violence in the later phase of his life, but still people try to relate Bhagat Singh with this violent aspect only, क्योंकि जब भगत सिंह
जेल में होते हैं तो लेटर लिखते हैं व्हाई एम एन एथिस्ट करके, ओके। और उसमें वही बताते हैं कि उनका गॉड के ऊपर जो विश्वास है किस तरह से कम हो गया, एंड ही वाज एसेंशियल ए कम्युनिस्ट, और थोड़ा मार्क्स की विचारधारा के अंदर मानने वाले थोड़े हो गए थे। एंड ही आल्सो सेज दैट द फ्रीडम विल बी हैविंग द फ्रीडम थ्रू द गांधीयन वे, नॉट माय वे, ओके। तो वो चीज भी उनको पता चल गई थी कि हम लोग को आजादी मिलेगी वो गांधी के रास्ते से ही मिलेगी, मेरे रास्ते से नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आपको लेफ्ट विद इन कांग्रेस और साथों साथ दूसरा एक आइडियोलॉजी है जो है कम्युनिस्ट का, उसका भी उद्भव देखने को मिलेगा कंटिन्यूअसली। एंड यू विल आल्सो सी द ग्रोथ ऑफ सेपरेटिज्म, और वहां से ही आपकी कम्युनलिज्म की भी शुरुआत इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर देखने को मिलती है। एंड फाइनली यू विल आल्सो बी विटनेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, be it the Councils Act, be it the Monumental Reforms, be it the Montfort Reforms, be it the Government of India Act, be it the Nehru Committee Report, and be it the Jinnah's 14 Point. All these things are related to the constitutional development in India. वो सब भी हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत देखेंगे। So essentially, Indian national movement is a movement which is made up of different strands, which includes Congress, which includes forces outside Congress, which includes the British authorities as well. Okay, so एक बड़ी अम्ब्रेला है और एक बड़ी छतरी के तहत ही हम लोग भारत की आजादी का आंदोलन देखने की कोशिश करेंगे, जो एक ब्रॉड मैक्रो पर्सपेक्टिव से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। सो मॉडर्न रिस्पॉन्स एंड ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट। विल स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स, एंड ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स के अंदर ज्यादा समय ना लेते हुए सिविलियन एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स बिफोर 1857, 1857 के पहले भी बहुत सारे सिविलियन एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए थे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग फाइनली जो 1857 का रिवॉल्ट है उसको देखेंगे। ओके, जनरली मैंने आपको बताया कि सिविलियन एंड ट्राइबल रिस्पॉन्स जो भी आपको देखना है ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स, उसको ये पर्सपेक्टिव से देखेगा, ये स्लाइड को आप दिमाग के अंदर रखेगा, ये 5 ऑब्जेक्टिव, नेचर, लीडरशिप, एरिया, क्रोनोलॉजी, सोशल बेस एंड ब्रिटिश एटीट्यूड, तो इसके इर्द गिर्द ही आपके हर एक रिवॉल्ट घूमते रहेंगे। ओके, मुद्दा ये आता है कि क्यों इसको ट्रेडिशनल बोला जाता है। पहला जो आपको मैंने बताया कि नेचर, व्हाट वाज द नेचर ऑफ दिस रिवॉल्ट, ये पूरे के पूरे जितने भी विद्रोह हुए उनका प्रकार कैसा था वो हमको जानना है, क्योंकि मेंस ऑब्जेक्टिव से यहाँ से ही प्रश्न आते रहते हैं। ओके, फर्स्ट, नेचर इज नॉट मॉडर्न, मैंने बताया नाम ही है ट्रेडिशनल। अभी नॉट मॉडर्न क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट वॉज नॉट इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, सिविल राइट्स, इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज, नोशंस। All the revolts which took place, be it Santhal, be it Sannyasi, be it Ho, be it Munda, be it Okha, be it Waghera uprisings, all these things had no modern ideas like equality and civil rights. इतने जितनी भी उनकी जो विचारधारा थी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हुआ करती थी, इसके लिए इसको मॉडर्निटी के विपरीत बोला जाता है, इसके लिए इसको ट्रेडिशनल बोला जाता है। तो पहला पॉइंट ही जब आपको कहीं ना कहीं से अगर मेंस के अंदर पर्सपेक्टिव पूछा जाता है तो नॉट मॉडर्न का ही पूरा का पूरा बेस बनता है। सेकेंडली, आप जब इसके बाद वाले जितने भी रिवॉल्ट्स देखोगे या इसके बाद वाले जितने भी आंदोलन देखोगे, उनका एरिया जो होगा, इट विल बी वेरी ब्रॉड। दे वर वेरी लोकल एंड रीजनल इन कैरेक्टर, दे वर नॉट नेशनल। इसके बाद जितने भी हम लोग देखते हैं एक एक करके आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कि दे वर वेरी लोकल एंड रीजनल एंड दे वर नॉट हैविंग एनी फीलिंग ऑफ ऑल इंडिया विजन। नेशनलिज्म इन इट्स मॉडर्न सेंस वॉज एब्सेंट। हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जितने भी अपराइजिंग्स होते हैं, वो वाले अपने करेंगे, मुंडा वाले अपने करेंगे, किसी को पता ही नहीं है कि राष्ट्रवाद क्या है। आज की तारीख में भी यही चलता रहता है, नेशनलिज्म। सो दे वर काइंड ऑफ रिस्टोरेटिव इन नेचर एंड दे वांटेड टू ब्रिंग बैक द ओल्ड सिस्टम। अगर आप 1857 का विद्रोह देखोगे तो उसके अंदर भी बोला जाता है इट इज रिस्टोरेटिव इन नेचर, ये पुराने सिस्टम को वापस लाने की कोशिश करेगा, इसके लिए उसको ट्रेडिशनल बोला जाता है। अगर आधुनिक होता तो आपके जितने भी जो एम्परर थे, बहादुर शाह, उनको शहंशाह हिंदुस्तान की उपाधि नहीं देते, उनको बोलते कि चल तुम निकल जाओ, हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी ला रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लोकशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सेकेंडली, दे वर वेरी मच वायलेंट एंड रिएक्शनरी। यहाँ जितने भी आपके विद्रोह होते हैं, छोटे छोटे 25-30 हुए हैं, दे वर वेरी मच वायलेंट एंड रिएक्शनरी, ये रिएक्शनरी एस्पेक्ट के ऊपर होगा। दे वर वेरी मच स्पॉन्टेनियस, जितने भी आपके रिवॉल्ट हुए सबके सब स्पॉन्टेनियस थे, कोई प्लान नहीं था। जैसे गांधी तो थे, तो गांधी पहले बोल दिया करते थे कि हम लोग इस दिन उपवास पे बैठेंगे, इस दिन हम लोग नमक तोड़ेंगे, ये सॉल्ट आंदोलन शुरू करेंगे। सो दे वर वेरी मच स्पॉन्टेनियस, दे वर मार्क्ड बाय वायलेंस एंड दे वर आल्सो नॉट प्लान्ड। तो मॉडर्निटी की जो डेफिनेशन होती है, जहां आप थोड़ी विचारधारा के साथ बोलते हो, तो यहाँ ट्रेडिशनल के साथ आपका प्लानिंग भी नहीं होता। जनरल ट्रेंड इनके अंदर एक ही दिखेगा, वो है रिड्रेसल ऑफ लोकल ग्रीवेंसेस।
जितने भी आपकी छोटी छोटी लोकल डिमांड्स थी, अंग्रेजों ने उसको फुलफिल नहीं की तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। दे आर ऑल्सो डायरेक्टेड अगेंस्ट द इमीडिएट अथॉरिटी। वो कभी कभी आपके शाहूकार महाजन होते हैं या कभी कभी आपकी ब्रिटिश अथॉरिटी होगी। सो ऑल द रिवॉल्ट्स व्हिच वी विल बी विटनेसिंग फ्रॉम नाउ ऑन, इनके अंदर ये 4 ऑब्जेक्ट आप याद रखिएगा। वो क्यों उसको ट्रेडिशनल के अंदर मैंने डाला है, why they are classified as a traditional response to the British rule and not a modern response. Okay, उसको आधुनिक क्यों नहीं बोला जाता है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जनरली सिविलियन एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स की मैंने आपको बताया कि लोकेशंस 3-4 जगह के अंदर देखने को मिलेगा। बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया। अभी क्यों बंगाल के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश रूल की शुरुआत बंगाल के अंदर हुई थी, तो एक्सपेरिमेंट जहां पे करोगे वहां से ही आपको रिएक्शन मिलेगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सिंपल एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले एक्शन की, तो यहाँ पे जवाब भी सबसे पहले इनको मिल जाता है। साथों साथ वेस्टर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, साउदर्न इंडिया और फाइनली नॉर्दर्न इंडिया। चारों के चारों पार्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं सिविलियन एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखने को मिलते रहते हैं। ओके, एक एक करके हर एक रिवॉल्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत जो सन्यासी रिवॉल्ट थी, सन्यासी कम्युनिटी बंगाल के अंदर रहा करती थी और इनके अंदर भी यही हुआ कि 1770 के आसपास मैंने आपको बताया कि ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था 1769 से लेके 1773 के बीच में। तो यहाँ पे इनकी इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत बढ़ गई थी। इसी के चक्कर में जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं तो इनकी जो होली प्लेसेस थी जहाँ पे इनको वर्शिप करना है, वहां पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। वंस द रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, इन्होंने विद्रोह कर दिया। मैंने बताया ना कि ये पूरा का पूरा जो रिस्ट्रिक्शंस आप होली प्लेसेस के ऊपर लगाओगे तो रिवोल्ट आज की तारीख में भी होते हैं। अपना वाराणसी में था तो आपने बात करी थी। ओके, ड्यूरिंग दिस होल गणेश विसर्जन यही चीज थी। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आप यहाँ पे नहीं जा पाओगे। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि आप यहाँ पे आपकी गणेश मूर्ति की विसर्जन नहीं कर पाओगे। लोगों ने विद्रोह कर दिया। इसके साथ साथ दूसरा एक अपराइजिंग हुआ था जिसे कहते हैं चार अपराइजिंग। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, वहां पे भी कंटिन्यूसली देखने को मिलता। उसके पीछे भी रही कारण था, एक तो था लैंड रेवेन्यू का, आपकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी, फमाइन था और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था। ये तीनों की तीनों पूरा नहीं, सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी ये लोग क्रांति कर देंगे। ठीक है, 3-4 बार होता है, 1795, 1816 से लेके 1766 से लेके 1772 तक कंटिन्यूसली देखने को मिलता है। उसके बाद हो अपराइजिंग, आज का जो छोटा नागपुर प्लेटो है, झारखंड वाला जो एरिया है, वहां पे ये लोग करते हैं। और वहां पे भी एसेंशियली इट वाज अ ट्राइबल डिमांड, और ट्राइबल डिमांड के कारण यहाँ पे पूरा का पूरा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ एक म्यूटिनी हुई थी जिसे कहते हैं कोल म्यूटिनी, 1830s के अंदर होती है, फिर से छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी यही हुआ कि अंग्रेजों ने जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के अंदर उन्होंने जमीन ट्रांसफर कर दी दूसरे लोगों के नाम के ऊपर। एंड व्हेन दिस लैंड वाज ट्रांसफर्ड लार्ज स्केल इनटू द नेम ऑफ अदर पीपल, द कोल पीपल रिवोल्टेड। यहाँ पे जितने भी कोल लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। साथों साथ यहाँ पे कंद करके एक जगह थी, और भी कंद अपराइजिंग जिसको आप कहते हैं, दैट इज द मॉडर्न डे आपकी कालिंदी और पटना वाला जो एरिया है वहां के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनका लीडर था जिसका नाम था चक्रा बिसोई। ब्रिटिशर्स के अंदर मैंने बताया कि वो लोग सोशल एस्पेक्ट को भी देखा करते थे। तो ह्यूमन जो आपकी सेक्रीफाइस की जो प्रैक्टिस थी, इसको इन्होंने बंद करने की कोशिश की। तो कंद लोग को पसंद नहीं आया कि हमारा ये ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है, हम लोग यहाँ पे ये बलि बलि दिया करते हैं, तो आप लोग कौन होते हो बीच में टांग अड़ाने वाले। तो इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। 1837 से लेके 1856 तक देखने को मिलेगा। फाइनली आपका संथाल अपराइजिंग, वन ऑफ दी लार्जेस्ट अपराइजिंग विच टुक प्लेस इन बिफोर 1857, राजमहल हिल, आज के मॉडर्न डे छोटा नागपुर प्लेटो के इर्द गिर्द ही आता है। इनके दो लीडर थे, नाम याद रखेगा, सीधो एंड कन्हू। ये दोनों के दोनों यहाँ पे संथाल के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी यही होता है कि आपके जितने भी संथाल लोग होते हैं, दे वर ऑपरेट्स बाय द रेवेन्यू ऑफिसर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोग इससे पैसा इकट्ठा करते थे लैंड रेवेन्यू के नाम के ऊपर। फाइनली इनको जब लगा कि यहाँ पानी सर के ऊपर चला गया है, तो इन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया, और ये भी बोल देते हैं कि हम लोग ब्रिटिश रूल से अब आजाद हो गए हैं। 1854 के अंदर ही इन्होंने इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर दी थी। उसके साथ साथ अहोम कम्युनिटी भी रिवोल्ट करती ईस्टर्न इंडिया के अंदर, और यहाँ पे इनका लीडर हुआ करता था गोमदार कोनवार, नाम याद रखेगा। संथाल के अंदर सीधो और कन्हू था, यहाँ पे गोमदार कोनवार मैच द फॉलोइंग के अंदर कभी कभी आता रहता है। फाइनली मैंने आपको बताया कि 1826 के अंदर क्या हुआ था, आपका ट्रीटी ऑफ यांडाबू। और ट्रीटी ऑफ यांडाबू के अंदर इन्होंने बताया था कि हम लोग असम से विड्रॉ कर देंगे। बट अंग्रेजों की चाल ही ये थी कि इन्होंने विड्रॉ नहीं किया। When the Britishers never withdrawed from the Assam, तो इनकी लीडरशिप के अंदर इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने जब असम को इनकॉर्पोरेट किया तो कंपनी की टेरिटरी के तहत, तो गोमदार कोनवार यहाँ पे अध्यक्षता ले लेता है और वो भी
विद्रोह करने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ खासी अपराइजिंग होता है आपका जो गारो खासी जैंतिया हिल्स है वहां पे कंटिन्यूअसली। कंपनी यहाँ पे भी अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेंगी, बाहर के लोगों को इंक्लूड करेगी, और जब बाहर के लोग ज्यादा आ जाते हैं तो ट्रेडिशनल लोगों को लगता है कि भाई हमारे लैंड राइट्स और हमारी जो ट्रेडिशनल राइट्स है वो अफेक्ट हो रही है, उसको आप डैमेज कर रहे हो, एंड द रिजल्ट द पीपल ऑफ खासी रिवोल्टेड। ओके, तो कंटिन्यूअसली मैंने आपको जो पहले की स्लाइड्स बताई थी वहां पे ट्रेडिशनल आप लाइवलीहुड के अंदर, ट्रेडिशनल लाइफ पैटर्न के अंदर जब आप कुछ ना कुछ इंटरफियर करने की कोशिश करोगे तो ये लोग रिवोल्ट करते रहते हैं। पागलपंथी इनका यहाँ पे एक करमशा करके लीडर था और उसके बाद एक लीडर है जिसका नाम था टीपू। ओके, तो सेमी रिलीजियस सेक्ट हुआ करती थी और इन्होंने भी रिवोल्ट करने की कोशिश की है। तो टीपू नाम का जो जेंटलमैन था वो शेरपुर नाम की जगह के ऊपर ये लोग यहाँ पे राज कर रहे होते हैं और वहां पे ये जब रॉयल पावर अज्यूम कर देगा तो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आएगा और इसके कारण यहाँ पे ये लोग भी रिवोल्ट करते हैं। इसके साथ साथ फराइजी रिवोल्ट भी हुआ था। फराइजी रिवोल्ट के अंदर दो नाम याद रखेगा, एक तो है हाजिद शरीयत अल्लाह और इसके साथ साथ दादू मियाँ। ओके, दोनों के दोनों, अभी ये उसका बाप था और ये उसका फॉलोअर हुआ करता था। ओके, सो दादू मियाँ ऑर्गेनाइज है पूरी की पूरी अंग्रेजों के खिलाफ एक आर्मी इकट्ठा करने की कोशिश की थी 1890 से लेके 1860 तक, एंड ही ऑल्सो ट्राइड टू थ्रो द ब्रिटिश इंट्रूडर्स आउट ऑफ बंगाल। आप ये भी देखते रहिएगा। मुंडा रिवोल्ट यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर होता रहता है एंड फाइनली यहाँ पे यही कारण था कि they were struggling against the destruction of the system by common land holdings by the introduction of जागीरदार, ठाकीदार्स and the money lenders। तो बाहर के लोग जब आते हैं तो इनकी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुंडा कम्युनिटी भी यहाँ पे रिवोल्ट कर देगी। इनके मेन लीडर हुआ करते थे बिरसा मुंडा, जो आज की तारीख में भी झारखंड के अंदर उनका बहुत ही फॉलोइंग भी है और उनका बहुत ही अच्छी तरह से नाम भी लिया जाता है। ओके, ईस्टर्न इंडिया के अंदर, आपकी बंगाल के अंदर मेन जो रिवॉल्ट्स होते हैं उसको खत्म करते हैं और वहां से हम लोग वेस्टर्न इंडिया की तरफ चले जाते हैं। वेस्टर्न इंडिया के अंदर 3-4 होते हैं। एक तो भील अपराइजिंग होता है जो आपका खानदेश रीजन है, इनका लीडर हुआ करता था सेवाराम, नाम याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग के अंदर यूपीएससी जज्बाती होती रहती है। रिवोल्टेड अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज फीलिंग एंड अग्रेरियन हार्डशिप। ओके, तो आपके यहाँ पे जब खेती के अंदर हमने देखा कि जितनी भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी दे वर दी essentially reasons behind the peasant revolt in India। अगर प्रश्न पूछता है यूपीएससी कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के कारण ही यहाँ पे जितने भी किसान कम्युनिटी थी उन्होंने विद्रोह किए हैं, आप सहमत है कि नहीं है? तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये जितने भी रिवॉल्ट्स हुए, बी इट भील अपराइजिंग, बी इट द फेमाइन इन बंगाल, ऑल दिस थिंग्स वर द आउटकम ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। और ये सब चीजें ही कंपेयर करेगी आपके छोटे छोटे जितने भी किसान थे वो सब रिवॉल्ट करने के लिए। इसके साथ साथ कच्छ के अंदर भी रिवेलियन होता है 1816 से लेके 1832 तक। यहाँ कच्छ के अंदर राजा हुआ करता था राव भारमल, अंग्रेज उसको हटा देते हैं भारमल को। ओके, लेटर ऑन ऐसा होता है कि जब 1826 के आसपास जब अंग्रेज बर्मा से वापस आ रहे थे तो उनको थोड़ा बहुत सेटबैक लगा था बीच में। सो एज अ रिजल्ट ये भारमल और जितने भी लोग होते हैं जिनको अंग्रेजों ने हटा दिया था वो अपने जितने भी फॉलोअर्स हो गए उनके साथ मिलके अंग्रेजों को कच्छ से हटाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ब्रिटिश रेसिडेंट गवर्न द एरियाज एज अ डिफेक्टो रूलर्स। फाइनली इन 1826 द ब्रिटिश रिट्रीट फ्रॉम बर्मा एंड सो कच्छ रिबेलियन टू रिस्टोर दी भारमल। तो फिर से राजाशाही वापस लाने के लिए ये लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवॉल्ट करते रहेंगे। साथों साथ यहाँ पे वागेरा अपराइडिंग होगा जहाँ पे ये ओखा मंडल है गुजरात के अंदर कंटिन्यूअसली दे वर आल्सो हैविंग द रिजेंटमेंट अगेंस्ट द एलियन रूल। यहाँ पे जो ब्रिटिश अथॉरिटी रूल कर रही थी उसके खिलाफ ये लोग भी क्रांति कर देंगे। इसके साथ साथ कोली अपराइजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दे वर दी लिविंग नेबर्स ऑफ द भील्स जो आपकी वेस्टर्न इंडिया के अंदर ही है एंड दे वर आल्सो रिजेंटेड अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ कंपनीज रूल विच ब्रॉट देम विथ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इनको जब आपकी जो एम्प्लॉयमेंट छीन ली जाती है अंग्रेजों के द्वारा, यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जितने भी यहाँ पे हमने जितने पॉलिसीज देखे, जो ब्रिटिश रूल के एस्पेक्ट देखे, उन सबको जब हटाया जाता है तो ये लोग यहाँ पे विद्रोह करने की कोशिश करेंगे। रामोसी अपराइजिंग ऑल्सो ये लोग भी वेस्टर्न घाट्स के अंदर रहा करते थे। इनका एक लीडर हुआ करता था चित्तूर सिंह, नाम याद रखने की कोशिश करेगा। दे ऑल्सो डिड नॉट रिकनसाइल विद द ब्रिटिश रूल एंड द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनको भी बुरा लग जाता है कि अंग्रेज यहाँ पे शोषण कर रहे हैं तो ये लोग भी विद्रोह कर देते हैं चित्तूर सिंह की अध्यक्षता के अंदर। इसके साथ साथ सूरत के अंदर सॉल्ट एजिटेशन होते हैं बिफोर गांधी आपका जो बारडोली के अंदर शुरुआत करेंगे। द इश्यू ऑफ द गवर्नमेंट स्टेप टू रेज हिल ड्यूटी फ्रॉम 50 पैसे टू 1 रुपी। ओके, यहाँ पे टैक्स के ऊपर जो आपका पूरा का पूरा जो पैसा बढ़ा देती है तो वहां पे जितने भी आपके सॉल्ट वर्कर्स हो गए वो लोग भी रिवॉल्ट करेंगे। ओके, तो वेस्टर्न इंडिया के अंदर और एक लास्ट वाला जो रिवॉल्ट था वो था कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी रिवॉल्ट्स। ये दोनों रिवॉल्ट के पीछे एक कम्युनिटी थी जिसे कहते हैं गडकरीज। गडकरीज वो द ट्रेडिशनल आपके जितने भी फोर्ट के जो
आपके जो मेन सेनापति हुआ करते थे, मिलिट्री के जनरल्स हुआ करते थे, वो लोग यहाँ पे रूल किया करते थे। ओके, जब ब्रिटिश यहाँ पे आया, जो मिलिट्री क्लास था उसको डिसमेंटल कर दिया इन्होंने कि भाई अब तुम लोग नहीं चाहिए, हमारी खुद की आर्मी हो गई। एसेंशियली द गडकरीज वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, और जब अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और बहुत टाइम तक बेकार बैठे रहते हैं तो ये लोग भी रिवॉल्ट कर देंगे, ये लोग भी क्रांति करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वेस्ट इंडिया के अंदर 6-7 रिवॉल्ट है, वहां से हम लोग साउथर्न इंडिया के अंदर चले जाते हैं। पहला रिवॉल्ट साउथ के अंदर आपको देखने को मिलेगा है, वो है राजाओं विजयनगरम। ओके, सो आज की तारीख के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे 1765 के आसपास जो आपकी नॉर्दर्न सरकार, जो आपकी उड़ीसा वाली जो पोस्ट है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाली, वहां पे ये पूरा का पूरा इनका राज हुआ करता था। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे भी बुरा लगा देती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी राजा को बोलती है कि तू अपने ट्रूप्स को डिसबैंड कर दे, अपने जो आपकी जो ट्रेजरी है वहां से 3 लाख रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे। राजा को ये सब चीज पसंद नहीं आती, कंपनी उसको दबाने की कोशिश करेगी, तो राजा बोलता है कि भाई मैं भी विद्रोह कर देता हूँ। ही ऑल्सो स्टार्ट्स विद द रिवॉल्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे पोलीगार का रिवॉल्ट भी होगा, जो आपका डिंडाल एंड मालाबार रीजन है। अभी पोलीगार मैंने आपको बताया कि अगर आप टीपू सुल्तान और हैदर अली का टाइम याद करोगे तो इन दोनों ने इनको सप्रेस करने की कोशिश की थी। पोलीगार्स वर द लैंडलॉर्ड्स हैविंग देयर ओन मिलिट्री, इनकी छोटी मोटी आर्मी जैसी हुआ करती थी। एंड दे वर आल्सो अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ पे जो आपकी जो महालवारी, रैयतवारी, जितने भी सिस्टम्स थी, उसको जब इम्पोज कराने की कोशिश की गई तो इनको भी बुरा लग गया और ये लोग भी विद्रोह कर देते हैं। इसके साथ साथ दीवान वेलुटम्पिस रिवोल्ट, यहाँ दीवान वेलुटम्पी हुआ करता था, आपका जो साउथ का स्टेट है त्रावणकोर, वहां पे इसको सब्सिडरी अलय बनाया था। सो सब्सिडरी अलय बनाने के बाद जब इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया तो ये भी विद्रोह कर देगा और ये भी क्रांति लाने की कोशिश करेगा। रंपा रिवोल्ट, यहाँ पे रंपा पब्लिक हुआ करती थी कोस्टल आंध्र प्रदेश के अंदर, इनके साथ भी यही होता है कि दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सपोर्टेड मनसबदार एंड द रिस्ट्रिक्टिव फॉरेस्ट रेगुलेशंस। हिल ट्राइब हुआ करती थी, फॉरेस्ट के अंदर अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि आप कल से नहीं जा पाओगे। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग 500-1000 साल से जा रहे हैं और आप कौन होते हो यहाँ पे हम लोग को कानून पास करने वाले कि हम लोग नहीं जा पाएंगे। इसके लिए इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ओके, साउथ के अंदर 4 है, आपके ईस्ट के अंदर 9-10 थे, वेस्ट के अंदर 7 एक रिवॉल्ट है, और हम लोग अभी नॉर्थ को देख लेते हैं। नॉर्थ के अंदर 2 थे, एक तो था वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर भी देखेंगे। यहाँ पे इनके जो मेन लीडर थे, जो वहाबी मूवमेंट को यहाँ पे गाइड करने वाले थे, वो थे सैयद अहमद राय ऑफ बरेली। ओके, एक तो था सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और सैयद अहमद राई जो सर सैयद अहमद पूछा जाए आपको, जो राय बरेली वाले हैं तो वो आपके वहाबी मूवमेंट के साथ लिंक होते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, सैयद अहमद एक ही है, पर एक राय बरेली वाले हो गए और एक अलीगढ़ वाले हो गए। अलीगढ़ वाले जो है मॉडर्न एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं और मॉडर्न सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट के साथ जुड़े होंगे, और यहाँ पे जो सैयद अहमद जो राय बरेली वाले जो पूछेंगे तो वो वहाबी मूवमेंट के साथ पूछेंगे। ओके, यहाँ पे इस्लाम के साथ पूरा का पूरा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ करता था, और यहाँ पे शाह वलीउल्लाह और अब्दुल वहाब, he was also one of the gurus of Islam based in Saudi Arabia. So 1700s के आसपास यहाँ पे हुआ करते थे वो सऊदी अरेबिया के अंदर। तो यहाँ पे उनका मानना ये था कि समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर बहुत सारी खराब चीजें आ गई है, तो आपको उसको रिफॉर्म करना चाहिए, और रिफॉर्म करने के एस्पेक्ट के अंदर ही यहाँ पे ये लोग थोड़ा बहुत जिहाद करने की कोशिश करेंगे। कंडेम द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ऑफ इस्लाम एंड एडवोकेट अ रिटर्न टू प्योर इस्लाम। एसेंशियली जिहाद वाज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब, और उसके बाद 1840s के आसपास ये लोग जो इंग्लिश डोमिनियन होता है इंडिया के अंदर, उसके खिलाफ भी ये लोग क्रांति करने की कोशिश करेंगे, भाई इनके खिलाफ भी विद्रोह करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वहां भी मूवमेंट इनके सैयद अहमद राय बरेली याद रखने की कोशिश करेगा। दूसरा एक मूवमेंट हुआ था जिसे कहते हैं कुका मूवमेंट, जो आपका वेस्टर्न पंजाब के अंदर जो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। यहाँ भगत जवाहरमल करके इनके जो जेंटलमैन थे, इनका नाम याद रखेगा कुका आंदोलन के साथ कि कौन कौन जुड़ा हुआ था। सो ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गाइडिंग ऑफ द सिख पीपल टूवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलीजियस प्योरिफिकेशन into a political। ओके, तो बेसिक टेंडेंसी इनका यही था, अबोलिशन ऑफ कास्ट, डिस्करेजिंग मीट ईटिंग, टेकिंग ऑफ अल्कोहल एंड एंकरेजिंग वुमेन। तो ये सब चीजों का सहारा लेके इन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की। रिफॉर्म के अंदर इनका थोड़ा थोड़ा जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ विद्रोह का भी आपको एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो मेन 4-5 पूरे के पूरे हमने जो देखे थे वो थे इंडियन रिस्पॉन्स। जनरली हम लोग इसको स्किप ही करते हैं, बट एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था, आप घर पे जाके स्लाइड्स के अंदर देख लीजिएगा। नाम मैच द फॉलोइंग के अंदर यूपीएससी पूछता रहता है, बहुत ही जज्बाती करता है और जनरली और कंफ्यूज कर देता है। सो यू आर सपोज टू आंसर, एंड अगर आप नाम 1-2 बार देख लोगे स्लाइड्स के अंदर तो आपको याद रह जाएगा। ओके, यहाँ से ही हम लोग दूसरा एस्पेक्ट है जो इंडियन रिस्पॉन्स का है, ट्रेडिशनल के अंदर ही हम लोग देख रहे थे, वो है आपका 1857